निम्न राज्यों में किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश होती है? देखिए, हम लोग जानते हैं कि भारत में ज़्यादातर बारिश किससे होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से, है ना। तो जाड़े में कैसे वर्षा होती है? यदि ये हम भारत का एक हल्का सा छोटा सा मैप बना लें तो क्या है कि जाड़े के मौसम में क्या हो जाता है कि सूर्य दक्षिणायन चला जाता है, दक्षिण में। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, तापमान कम होने से एक हाई प्रेशर हो जाता है और समुद्र के ऊपर क्या होता है, एक लो प्रेशर हो जाता है। तो हवाएं क्या स्थल से जल की ओर चलती है। जब वो जल की ओर चलती हैं तो यहाँ पे तो स्थल पे शुष्क रहती है और यहाँ पे काफी मात्रा में आर्द्रता ले लेती है। क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाईं ओर मुड़ती है तो इस दिशा में इनकी मोड़ हो जाती है। तो यहाँ पे कौन सा राज्य है भारत का? यहाँ पे कौन सा राज्य है? तमिलनाडु। तो भारत पे जाड़े में मौसम कहाँ वर्षा होती है? तमिलनाडु में। और दूसरा एक क्षेत्र है जहाँ जाड़े में वर्षा होती है वो ये है उत्तर पश्चिमी भारत। वहां पे कहा क्यों वर्षा होती? पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा। पश्चिमी विक्षोभ मतलब जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो भूमध्य सागर की तरफ से आता है उसकी वजह से कहाँ पे होती है? जम्मू कश्मीर में बर्फबारी होती है, पंजाब में, हिमाचल प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। और ये किस फसल के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है जाड़े की वर्षा? रबी की फसल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। दूसरा प्रश्न, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है? ए उत्तर पूर्वी मानसून से, बी वापसी होती मानसून से, सी दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, सी और डी सम्मानी वर्षा से। तो यदि हम देखें भारत के इस नक्शे को इस तरह तो, और ये भूमध्य रेखा है, तो भारत में ज्यादातर वर्षा गर्मी में क्या होती है? किससे होती है? इस दिशा से आती है। मानसून जो आता है, हम जानते हैं ना कि यहाँ पे एक लो प्रेशर बन जाता है और ये जो भूमध्य रेखा है वो हाई प्रेशर के रूप में कार्य करता है। तो हवाएं क्या होती है? भूमध्य रेखा को पार करके जैसे उत्तरी गोलार्ध में आती है तो कोरियोलिस फोर्स के कारण वो अपनी दाईं ओर मुड़ जाती है, तो भारत की तरफ मुड़ जाती है इस तरह इधर। तो इसकी दिशा कौन सी है? इसकी दिशा है दक्षिण और पश्चिम। तो भारत में वर्षा किससे होती है? ज्यादातर दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। जो उत्तर पूर्वी मानसून से, मैंने पहले प्रश्न में पढ़ा उत्तर पूर्वी मानसून कौन सा है? जिससे सर्दियों में जाड़े में वर्षा होती है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून से गर्मी में होती है और उत्तर पूर्व मानसून से सर्दी में वर्षा होती है। तो उत्तर पूर्व मानसून से या वापसी होती मानसून दोनों एक ही चीज है। सम्मानी वर्षा से भारत में नहीं होती क्योंकि ये कहां पे होती है? ज्यादातर भूमध्य रेखा पे होती है सम्मानी वर्षा। ये जान लीजिए कि जो भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून से जो वर्षा होती है भारत में, वो कुल वर्षा का होता है उसका 74% अनुपात होता है। और जो मैंने अभी बताया था पश्चिमी विक्षोभ से ये करीब इससे 3% वर्षा होती है, सर्दियों में होती है। और प्रत्यावर्तित मानसून जो ये उत्तर पूर्वी मानसून है, जो लौटते हुए मानसून है, इससे करीब 13% वर्षा होती है। तो क्लियर होगा कि भारत में सबसे अधिक वर्षा दक्षिणी पश्चिम मानसून से होती है। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? सूखा स्थान मतलब जहां सबसे कम वर्षा होती है। ए मुंबई, बी दिल्ली, सी बेंगलुरु, डी लेह। मुंबई के बारे में तो आप कह नहीं सकते क्योंकि आप बरसात के मौसम में देखा कि पूरी बंबई पानी पानी हो जाती है। दिल्ली में भी काफी वर्षा होती है, आपने देखा होगा न्यूज में, बेंगलुरु में होती है। तो इसका उत्तर क्या है? डी लेह में। यहाँ पे वर्षा कितनी होती है? यदि हम साल भर की वर्षा की मात्रा देखी जाए तो यहाँ 90 मिलीमीटर होती है मानसूनी वर्षा। इसका प्रमुख कारण है कि बहुत अधिक ऊंचाई पे है, वो पथरीली क्षेत्र है, जिसके कारण यहाँ पे वर्षा, कई और फैक्टर है जिसके कारण ये वर्षा कम होती है। लेकिन जान लीजिए कि भारत में सबसे जो कम वर्षा होती है वो लेह में ही होती है। फोर्थ क्वेश्चन, भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर, दैनिक मतलब पर डे, की हाईएस्ट और लोएस्ट टेम्परेचर कहाँ होता है? ए पूर्वी तटीय प्रदेश में, छत्तीसगढ़ मैदान के आंतरिक क्षेत्र में, अंडमान द्वीपों में, राजस्थान के मरुस्थल में। देख लीजिए, दैनिक का मतलब होता है कि दिन में तापमान बहुत अधिक और रात में काफी कम हो जाए। तो ये कहां पे होगा? ये मरुस्थलीय क्षेत्र में होगा, क्योंकि मरुस्थलीय क्षेत्र में आसमान बिल्कुल साफ रहता है। तो क्या होता है? दिन को सूर्य ताप की मात्रा बहुत अधिक प्राप्त होती है, जिसके कारण दिन में तापमान बहुत अधिक हो जाता है। और रात में क्या होता है कि चूंकि आसमान बिल्कुल साफ होता है तो भौमिकीय विकिरण के द्वारा जो पृथ्वी से विकिरण होता है उसके कारण बहुत ज्यादा ऊर्जा नष्ट हो जाती है, तो जिसके कारण रात में काफी कम तापमान हो जाता है। तो इसका उत्तर होगा डी,
राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। पांचवा क्वेश्चन, शीत ऋतु में भारत का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? ए लेह, बी कारगिल, सी द्रास, डी श्रीनगर। तो ये देखिए कारगिल, लेह ये तीनों लद्दाख में है और ये जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में। तो इसका जो उत्तर होगा वो ए सी द्रास होगा। क्यों? द्रास क्या है? लद्दाख जाने का एक प्रवेश द्वार है जहां पे सर्दियों में तापमान -27.2 डिग्री सेल्सियस तक चला आता है। और 1995 में यहाँ पे जो 9 जनवरी 1905 को यहाँ पे क्या तापमान रिकॉर्ड किया गया था? -60 डिग्री सेल्सियस। समझ लीजिए यहाँ कितना कम तापमान पाया जाता है। ये लद्दाख के पास है और भारत का सबसे ठंडा स्थान द्रास है। ग्लोब पर दाब कटिबंध प्रेशर बेल्टों की संख्या कितनी? 5, 6, 7, 9। अब देखिए इस चित्र को देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि पृथ्वी पे कितने वायु दाब पेटियां हैं। देखिए पहली कौन सी है? भूमध्य रेखीय निम्न वायु दाब पेटी। ये देखिए ना इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। तो एक पेटी ये हो गई पहली, फिर ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट दूसरी, फिर सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट तीसरी, और पोलर हाई प्रेशर बेल्ट ये 90 डिग्री पे दिख रहा है, ये चौथी हो गई। इसी तरह इधर भी है, ये ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट पांचवी, सब ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट छठी, और पोलर हाई प्रेशर बेल्ट सातवीं। तो इसका मतलब क्या है? यदि इक्वेटोरियल नियम प्रेशर बेल्ट को ले ले जो 0 से 5 डिग्री उत्तर और दक्षिण फैली है, तो इसका अंदर उत्तरी गोलार्ध में 3 वायु दाब की पेटियां हैं और दक्षिणी गोलार्ध में भी 3 वायु दाब की पेटियां हैं। तो लेकिन इसमें जान लीजिएगा कि भूमध्य रेखीय निम्न वायु दाब की पेटी और उपध्रुवी निम्न वायु दाब की पेटी, तो इन 7 पेटियों में कितनी? 1, 2, 3 कितनी है? निम्न वायु दाब की पेटी है। और ध्रुवी उच्च वायु दाब, ध्रुवी उच्च वायु 1, 2, और उष्णकटिबंधीय उच्च वायु दाब दोनों गोलार्ध में। तो 1, 2, 3, 4 कितनी है? यह उच्च दाब की पेटी। तो कुल कितनी है? 7 पेटी है, 3 निम्न वायु दाब की पेटी और 4 उच्च वायु दाब की पेटी। तो इसका उत्तर सी वाला 7 बिल्कुल सही होगा। विषुवत निम्न वायुदाब पेटी का विस्तार विषुवत रेखा के दोनों और कितने अंश अक्षांश तक मिलता है? तो ये देखिए ये इक्वेटर है 0, इसके यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ पे। तो ये कौन सी पेटी है? ये है विषुवत निम्न दाब पेटी। ये विषुवत निम्न दाब पेटी का निर्माण क्यों होता है? कारण है कि सूर्य की किरणें साल भर यहाँ पे सीधी पड़ती हैं, जिसके कारण क्या होते हैं? हवाएं गर्म होकर ऊपर उठने लगती हैं। जब हवाएं ऊपर गर्म होती हैं तो फैलती हैं, और जब फैलती हैं तो हल्की होती है। ठीक है, हल्की होती है, हल्की होने के कारण ऊपर उठती है, जिसके कारण ये वायु का भार कम हो जाता है और निम्न दाब पेटी का विस्तार हो जाता है। तो इसका उत्तर ए वाला बिल्कुल सही है। डोलड्रम पेटी का विस्तार सामान्यतः पाया जाता है 0 से 5 डिग्री उत्तर दक्षिण, 0 से 5 डिग्री दक्षिण, 0 से 5 डिग्री उत्तर दक्षिण और 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री दक्षिण। तो जो इसका उत्तर है वो क्या होगा? 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री दक्षिण। देखिए बिल्कुल विषुवत रेखा जो है ये 5 डिग्री नॉर्थ है और ये 5 डिग्री साउथ है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो इस जो क्षेत्र 5 डिग्री उत्तर 5 डिग्री में सूर्य की किरणें साल भर सीधी पड़ती हैं। जब सूर्य की किरणें साल भर यहाँ पे सीधी पड़ती हैं तो क्या होते हैं? हवाएं हल्की होकर ऊपर उड़ जाती हैं, हल्की होकर ऊपर उड़ जाती हैं। तो जिसके कारण यहाँ पे क्षैतिज हवाएं बिल्कुल नहीं चलती, कि यहाँ पे हवाएं कैसी चलती है? लंबवत। और इसी स्थिति को डोलड्रम कहा जाता है, इसी स्थिति को। इसलिए इसका उत्तर डी वाला 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ वाला बिल्कुल सही है। पूरे वर्ष एक ही दिशा में प्रवाहित होने वाली पवन क्या कहलाती है? स्थानीय, सनातनी, सामाजिक पवन, ध्रुवी पवन है। तो इसको जो उत्तर है बी सनातनी पवन है। इसको प्रचलित पवने भी कहते हैं और कहीं कहीं पे इसको स्थायी पवने भी कहा जाता है, क्योंकि ये साल भर एक ही दिशा में चलती है। इंग्लिश में इसको कहते हैं प्रिवेलिंग विंड्स।
ठीक है, कौन कौन सी हैं? ये है व्यापारिक, ट्रेड विंड्स, पछुआ, वेस्टर्लीज और ध्रुवी, पोलर विंड्स। ये तीन क्या है? साल भर एक ही दिशा में चलती हैं। व्यापारिक हवाएं ट्रेड विंड किन अक्षांशों से किन अक्षांशों में बहती है? विषुवत रेखा से उष्णकटिबंध, उष्णकटिबंध से ध्रुव के अर्ध अक्षांशों, विषुवत रेखा के उपयोग से। तो इसको यहां पे देख लेते हैं हम लोग। ये 5 डिग्री नॉर्थ है और ये 5 डिग्री साउथ है। ये 25 डिग्री नॉर्थ है और ये 35 डिग्री साउथ है, सॉरी नॉर्थ है दोनों। ये 25 डिग्री साउथ है और ये 35 डिग्री साउथ है। तो ये कौन सा बेल्ट है हमारा? ये है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट और ये है ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। ये बनते क्यों है इसको जान लीजिए। विषुवत रेखा पे साल भर सूर्य की सीधी किरणें के कारण होते हैं, हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती हैं और पृथ्वी के घूर्ण गति के कारण, कोरोलिस फोर्स के कारण ये अपने उत्तर और दक्षिण की तरफ मिल जाती हैं और उपोषण उच्च वायुदाब पेटी पे ये बैठने लगती हैं। तो इसकी दिशा क्या हो जाएगी? अक्ष अक्षांश से विषुवत रेखा की ओर, क्योंकि यहाँ पे जो उपोषण उच्च वायुदाब पेटी है या ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, इसको अक्ष अक्षांश भी कहते हैं। और इनकी जो दिशा होती है वो जान लीजिए कि उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर होती है। ये सीधी न चल के अपनी दाईं बाईं किसके वजह? कोरियोलिस बल के कारण अपनी दाईं और बाईं ओर मुड़ जाती है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इसकी जो दिशा होती है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम होती है और सदर्न हेमिस्फीयर में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर इसकी दिशा होती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जाना जाता है? टाइफून, हरिकेन, टॉर्नेडो, विली विली। तो टाइफून कहाँ पे आता था? चीन सागर में। अभी क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। हरिकेन कहाँ पे था? जल्दी बताइए, अभी मैंने पढ़ाया था। कैरेबियन में। टॉर्नेडो आता है दक्षिण पूर्व ऑस्ट्रेलिया में, दक्षिण पूर्व अमेरिका में, सॉरी। और विली विलीज ऑस्ट्रेलिया में। तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? डी, विली विली, ऑस्ट्रेलिया। चक्रवातों की उत्पत्ति संबंधी भंवर सिद्धांत। भंवर सिद्धांत मतलब एडी थ्योरी। एडी थ्योरी का मतलब होता है चक्रवातों की उत्पत्ति वायु राशियों के मार्ग में, वायु राशियों के मार्ग में अवरोध के कारण चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। तो बर्कनीज, नेपियर शॉ, लैम्फोर्ड, इनमें से तो जो बर्कनीज की थी उसकी थ्योरी थी पोलर फ्रंट थ्योरी, ध्रुवीयता। नेपियर शॉ और लैम्फोर्ड ने जो दी थी गतिक सिद्धांत, या उसको हम डायनामिक थ्योरी भी कहते हैं इंग्लिश में। तो इसका मतलब है इनमें से कोई नहीं उत्तर है। मैंने कई बुक्स को रेफर किया और नेट पे भी ढूंढा, तो लेकिन भंवर सिद्धांत का सब जगह वर्णन है, लेकिन किसने दिया यह वर्णन कहीं पे भी नहीं लिखा था। यदि आप लोगों को पता चल जाए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के मुझे बताइएगा। टॉर्नेडो को मुख्य संबंध है उत्तरी अमेरिका से, उत्तरी यूरोप से, चीन से, दक्षिणी अफ्रीका से। तो उसका उत्तर है उत्तरी अमेरिका से। जो टॉर्नेडो है मुख्यतः क्या कैरेबियन सागर या मिसिसिपी नदी की घाटी पे उत्पन्न होते हैं। और ये जो सबसे हवाएं इसमें दुनिया में सबसे तेज चलती, करीब 800 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा चलती है। और ये इसका जो आकार होता है कीप या छलनी की तरह होता है, एक कीप या छलनी की तरह टॉर्नेडो का आकार होता है। उत्पत्ति संबंधी ध्रुवी वताग्र सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में किसने किया था? नेपियर शॉ और लैम्फोर्ड ने, फीटर्स राय ने, जे बर्कनीज ने और टॉर बांगर ने। तो ये उत्तर है जे बर्कनीज ने। इन्होंने 1914 और 1918 में दिया था। उन्होंने कहा था इसकी उत्पत्ति दो विपरीत
स्वभाव वाली वायु राशियों के मिलने से होती है। दो विपरीत स्वभाव वाली वायु राशि का मतलब होता है एक ठंडी और दूसरी गर्म। जब ये दोनों वायु राशियां आपस में मिलती हैं किसके सहारे? वताग्र के सहारे। तो ध्रुवी बताया शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति। वास्तव में जो थ्योरी है किससे संबंधित है? शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, इसको एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल भी कहते हैं और टेम्परेट भी कहते हैं, साइक्लोन भी कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत चक्रवातों की उत्पत्ति की व्याख्या नहीं करता? परगामी तरंग सिद्धांत, ध्रुवी वताग्र सिद्धांत, भंवर सिद्धांत और गति। तो ये वताग्र सिद्धांत किसका है? बर्कनीज का। गतिक सिद्धांत किसका है? हम लोगों ने पढ़ा था नेपियर व लैम्पर्ट का। भंवर सिद्धांत एडी थ्योरी थी। तो ये तीनों थ्योरी तो हम लोगों ने देखा ये किससे संबंधित थी? चक्रवातों की। इसमें कौन सी? परगामी तरंग सिद्धांत नहीं है। और ये किससे रिलेटेड है? ये ज्वार भाटा से रिलेटेड, जान लीजिएगा, ज्वार भाटा की उत्पत्ति से रिलेटेड है। और इस थ्योरी को दिया था विलियम वेविल ने, ज्वार भाटा की उत्पत्ति से संबंधित। एल नीनो जलधारा कहाँ प्रकट होती? ब्राजील के तट पे, पेरू के तट पे, अलास्का के तट पे, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के तट पे। इसका उत्तर तो अब आ जाना चाहिए। ये क्या है? पेरू के तट पे। ये जो एल नीनो जलधारा है ये किसको रिप्लेस करती है? पेरू या हम्बोल्ट की ठंडी धारा को, ठंडी धारा की जगह आती है, ठीक है ये। और जबकि एल नीनो कौन सी है? एक गर्म जलधारा है। ये देख रहे हैं आपको, हम्बोल्ट की जलधारा है। तो मौसमी घटनाओं के कारण ही ये वास्तव में एल नीनो, या जिसको क्राइस्ट चाइल्ड या लाल नीना भी कहा जाता है, वास्तव में ये एक समुद्री परिस्थितियों और वायुमंडलीय परिस्थितियों का संयुक्त रूप है कि एक गर्मियों के मौसम में हम्बोल्ट की ठंडी जलधारा की जगह इक्वेटर से या विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर एक धारा बहने लगती है और उसी धारा को हम एल नीनो की जलधारा कहते हैं, जो हम्बोल्ट की जगह बहती है। चिली और पेरू के तट से दूषित जल के अप्रवाह से बनी जलधारा का ए एल नीनो जलधारा, बी हम्बोल्ट जलधारा, अगुलास जलधारा, कैनारी धारा। तो अब तो ये उत्तर बहुत क्लियर हो गया है। इसका उत्तर है चिली और पेरू के तट पे हम्बोल्ट, क्योंकि इसको पेरू की जलधारा भी कहते हैं। कैनारी की जलधारा भी कोल्ड है, लेकिन ये कहाँ बहती है? फ्रांस के पास बिस्के की खाड़ी में, बिस्के की खाड़ी फ्रांस, ठीक है। अगुलास की जलधारा ये कौन सी? गर्म जलधारा, वार्म लिख सकते हैं। ये कहां बहती है? ये मेडागास्कर के पास, मेडागास्कर के तट पर। और एल नीनो की जलधारा ये बहती है जब ये इसको पेरू की जलधारा को विपरीत रिप्लेस करती है। ये है कि वार्म जलधारा, और ये क्या है? कोल्ड जलधारा। उत्तरी अमेरिका के न्यू फाउंडलैंड के पास समुद्री भाग प्रायः कोहरे से घिरा रहता है। इसका कारण है ए, इसके निकट से गल्फ स्ट्रीम नामक गर्म समुद्री जलधारा बहती। बी, इसके निकट से लेब्राडोर नामक ठंडी जलधारा बहती। सी, इसके निकट गल्फ स्ट्रीम नामक गर्म और लेब्राडोर नामक ठंडी जलधारा का मेल होता है। तो इसका उत्तर सी सही है। देखिए ये लेब्राडोर जलधारा आ रही है, लेब्राडोर, और यहां से ये कौन सी जा रही है? गल्फ स्ट्रीम, ठीक है। ये जो दोनों आपस में मिलती है तो ये यूरोप की तरफ चली जाती है, जिसका नाम है उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। तो जहां पे ये दोनों जलधाराएं आपस में मिलती है उस जगह का क्या नाम है? न्यू फाउंडलैंड। और यहां बहुत गहरा कोहरा आता है जिसके कारण जहाज आपस में टकराने लगते हैं। लेकिन ये मत्स्य उत्पादन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पे प्लैंकटन नामक काफी
जीव मिलते हैं जो मछलियां खाने के काम आती हैं, जिसके कारण यहाँ मछलियों का बहुत बड़ा भंडार देखने को मिलता है। निम्नलिखित कौन सी महासागरीय धारा अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती? ए गल्फ स्ट्रीम, बी ब्राजील धारा, सी पेरू की धारा, डी केनारी की धारा। अब तो उत्तर इसका मिल ही गया होगा। इसका उत्तर है सी पेरू की धारा। ये कोल्ड है, गल्फ स्ट्रीम वार्म है, ब्राजील वार्म है, केनारी की धारा कोल्ड है। देखिए कौन कौन सी जलधारा थी। गल्फ स्ट्रीम है, ये भी अटलांटिक महासागर पे है। ब्राजील की जलधारा, ये भी देखिए अटलांटिक महासागर है। पेरू की धारा यहाँ पे देखिए, ये क्या पे प्रशांत महासागर में। और कैनारी की धारा ये भी देखिए अटलांटिक महासागर में। तो इसका उत्तर कौन सा सही था? पेरू की जलधारा यहाँ पे नहीं है, ये प्रशांत महासागर में बहती है। निम्नलिखित में कौन सम्मिलित है? क्यूराई जलधारा इंद महासागर, कैनारी जलधारा प्रशांत, ब्राजील धारा उत्तरी प्रशांत महासागर, क्यूरोशियो धारा उत्तरी प्रशांत महासागर। तो देखिए उसका उत्तर बिल्कुल डी वाला सही है, बाकी सब गलत है। क्यूराइल किस में है? प्रशांत में है। हाँ, ये एक कोल्ड करंट है। कैनारी जलधारा अटलांटिक में है, ये भी कोल्ड करंट है। ब्राजील धारा ये उत्तरी अटलांटिक मान लीजिए, ये दक्षिणी अटलांटिक में है। ठीक है, ये वार्म करंट है, वार्म करंट है। और क्यूरोशियो उत्तरी प्रशांत महासागर में है, लेकिन ये कौन सी है? ये भी वार्म करंट है। ठीक है, तो इसका उत्तर डी बिल्कुल सही है। 21 निम्नलिखित में कौन एक युग्म सम्मिलित नहीं है? राउरकेला जर्मनी, भिलाई पूर्व यूएसएसआर, सी दुर्गापुर यूके, डी बोकारो यूएसए। मैंने क्या बताया था आपको स्टार्टिंग में? बी से बोकारो, बी से भिलाई। किसने स्थापित किया था? रशिया ने। तो इसका उत्तर तो बहुत क्लियर है, डी बोकारो। राउरकेला जो जर्मनी की स्थापना से की गई थी, ये कब की गई थी? 1959 में। जो भिलाई की स्थापना की गई थी 1955 में। दुर्गापुर भी 1959 में लगाया गया था। और ये यूएसए ना होकर पूर्व सोवियत संघ से रूस के साथ बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना की गई थी 1964। भारत में कागज उद्योग का प्रथम सफल कारखाना सन 1879 में किस स्थान पर लगा था? ए ट्रवनकोर, बी बालीगंज, सी लखनऊ, डी श्रीरामपुर में। तो इसका उत्तर क्या था? सी लखनऊ में। और एक चीज जान लीजिएगा कि जो मैंने पिछले प्रश्न में नहीं बताया था, यहां बता देता हूं कि जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा पेपर प्रोड्यूसिंग कंट्री है वो है चाइना, उसके बाद आता है यूएसए और फिर आता है जापान। ये जो तीन देश है ये मिलकर वर्ल्ड के 50% कागज का उत्पादन करते हैं। जो भारत में सबसे ज़्यादा कागज का उत्पादन करता है वो महाराष्ट्र करता है 16.5%, जो उसका कुल योगदान है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कर दे। सूची 1 में क्या है कि कौन किस नाम से जाना जाता है? ये शहर इसमें दिया है। पूर्व का बोस्टन कोयम्बटूर, सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी अहमदाबाद, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर मुंबई। तो जो पूर्व का बोस्टन है किसको कहते हैं? यदि हमको 1-2 प्रश्न भी याद रहेगा तो हम बहुत आसानी से इनको कर लेते हैं। जो सूती वस्त्रों की राजधानी किसको कहते हैं हम? बताइए जल्दी से। उत्तर भारत का मैनचेस्टर। अच्छा नहीं याद आ रहा, चलिए मैं कर रहा हूं। जो पूर्व का बोस्टन है वो किसको कहते हैं? अहमदाबाद को। तो ए का 2। सूती वस्त्रों की राजधानी बी का 4 कानपुर। उत्तर भारत का मैनचेस्टर सी का। उत्तर भारत है तो सीधा कानपुर होगा। ये तो लॉजिक यदि लगा लेते तो बहुत आसानी से निकल जाता। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर डी कोयम्बटूर। तो देखिए 2431, तो कहां पे है 2431? यदि इन दोनों प्रश्नों को ध्यान से देख लेते तो बहुत आसानी से हो जाता कि उत्तर भारत का तो एक ही शहर है इसके अंदर कानपुर, और दक्षिण भारत का एक ही शहर है कोयम्बटूर। तो कितनी आसानी से इस प्रश्न को आप हल कर सकते थे। उसका उत्तर ए है। भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र 1906 में कहां स्थापित किया गया था? ए चेन्नई में, बी सिंदरी में, सी रानीपेट में और डी पोरबंदर में। तो इस प्रश्न का उत्तर है सी रानीपेट में, है ना। 1906 में रानीपेट पे लगाया गया था। यदि हम वर्ल्ड के संदर्भ में देखें तो विश्व में जो सबसे ज़्यादा फर्टिलाइज़र का उत्पादन करता है नंबर 1 पे चाइना है, फिर यूएसए है और फिर इंडिया है। इंडिया वर्ल्ड का तीसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, लेकिन सेकंड सबसे बड़ा कंजप्शन है।
मतलब सबसे अधिक कंजप्शन ये करता है। और भारत में गुजरात अकेले देश का 25% उर्वरकों का उत्पादन करता है। और 1951 में, ध्यान रखिएगा, 1951 में कहाँ पे, झारखंड के सिंदरी में किसकी स्थापना की थी? फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। निम्नलिखित में किस राज्य में पेट्रो रसायन उद्योग के लिए आदर्श दशाएं? ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल, डी उत्तर प्रदेश। तो इसका उत्तर बहुत आसानी से मिल जाएगा, ए गुजरात। क्यों? क्योंकि गुजरात मध्य पूर्व, ये जो गुजरात है वो क्या है, मिडल ईस्ट, यहाँ पे सऊदी अरब, ईरान, इराक आदि से बहुत पास में है यदि अन्य क्षेत्रों की तुलना में देखें। और यहाँ पे रिफाइनरी भी स्थापित है। इसके अलावा ये देश का एक बड़ा तेल उत्पादक राज्य भी है, जिसमें लानोस, कालोल आदि क्षेत्रों में तेल का उत्पादन किया जाता है। तो इस उद्योग के लिए सबसे जो आदर्श स्थान है वो गुजरात ही है।